हर मनुष्य एक यात्री है। कोई धन की खोज में निकलता है, कोई प्रेम की, कोई सफलता की, कोई ज्ञान की। और अधिकांश लोग पूरी यात्रा में यह जाने बिना ही चलते रहते हैं कि वे वास्तव में क्या खोज रहे हैं। लेकिन कभी कभी इस दुनिया में कुछ ऐसे यात्री जन्म लेते हैं जो केवल रास्तों पर नहीं चलते, वे स्वयं जीवन को ही अपनी खोज बना लेते हैं। वे प्रश्नों से डरते नहीं, वे हर उत्तर को परखते हैं, हर विश्वास को चुनौती देते हैं, हर अनुभव को जीते हैं और अस्तित्व के हर द्वार पर दस्तक देते हैं, क्योंकि उनके लिए यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होती। यात्रा ही उनका जीवन बन जाती है। ऐसे ही असाधारण यात्रियों की कहानियों को लेकर प्रस्तुत है यह श्रृंखला द वॉन्डरर्स। इस श्रृंखला में हम उन व्यक्तित्वों की यात्राओं के साथ चलेंगे जिन्होंने अपने समय, समाज और विचारों पर गहरी छाप छोड़ी। हम केवल उनके विचारों को नहीं जानेंगे, हम उन रास्तों तक लौटेंगे जहां उनकी यात्रा शुरू हुई थी, उनके बचपन तक, उन अनुभवों तक जिन्होंने उन्हें आकार दिया, उन प्रश्नों तक जिन्होंने उन्हें बेचैन रखा, और उन क्षणों तक जहां उनकी दृष्टि दुनिया से अलग होने लगी। क्योंकि किसी भी महान व्यक्तित्व को समझने के लिए उसकी उपलब्धियों को जानना पर्याप्त नहीं होता, उसके विचारों को जानना भी पर्याप्त नहीं होता, उसकी यात्रा को जानना आवश्यक होता है। 20वीं शताब्दी में बहुत कम व्यक्तित्व ऐसे हुए जिन्होंने लोगों को इतना आकर्षित भी किया और इतना विचलित भी। कुछ लोगों के लिए वे एक आध्यात्मिक गुरु थे, कुछ के लिए एक साहसी और विद्रोही विचारक, और कुछ के लिए एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। वे थे ओशो। उनके विचारों ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। उतनी ही तीव्रता से उन्होंने विरोध भी झेला, प्रशंसा और आलोचना दोनों ने उनका जीवन भर साथ दिया। लेकिन इस श्रृंखला का उद्देश्य न उनका महिमा मंडन करना है और न ही उनका खंडन। हमारा उद्देश्य है उनके जीवन की यात्रा को समझना, जितना संभव हो तथ्यों, घटनाओं और ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह व्यक्ति कौन था जिसे दुनिया ने ओशो के नाम से जाना। उसके विचार कैसे बने, उसके प्रश्न कहां से आए, उसकी स्वतंत्रता, उसका विद्रोह, उसकी जिज्ञासा और उसके जीवन की वे घटनाएं जिन्होंने उसे 20वीं शताब्दी के सबसे चर्चित और विवादास्पद व्यक्तित्वों में से एक बना दिया। यह केवल ओशो की कहानी नहीं है, यह एक मनुष्य की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो एक छोटे से गांव से शुरू होकर दुनिया भर में फैल गई। और उस यात्रा की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, कुछवाड़ा। हर असाधारण यात्रा की एक शुरुआत होती है। ओशो की यात्रा की शुरुआत किसी बड़े शहर में नहीं हुई थी, न किसी विश्वविद्यालय में, न किसी आश्रम में। वह शुरू हुई थी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, कुछवाड़ा। आज यदि आप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उस क्षेत्र में जाएं जहां कभी कुछवाड़ा का छोटा सा गांव था, तो शायद आपको यह एक साधारण ग्रामीण बस्ती जैसा दिखाई दे। लेकिन जिस कुछवाड़ा की हम बात कर रहे हैं वह 1931 का कुछवाड़ा था। एक ऐसा गांव जो मानो समय की रफ्तार से अछूता रह गया था। उस समय वहां न बिजली थी, न पक्की सड़कें, न रेलवे स्टेशन, न डाकघर, न अस्पताल, न कोई विद्यालय। आधुनिक दुनिया की सुविधाएं वहां तक लगभग पहुंची ही नहीं थीं। लेकिन जो कुछ वहां नहीं था उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण वह था जो वहां मौजूद था। चारों ओर फैले खेत, दूर तक दिखाई देती हरियाली, विशाल वृक्ष, एक शांत तालाब और प्रकृति का ऐसा विस्तार जहां मनुष्य स्वयं को छोटा और जीवन को विशाल महसूस करता था। कहा जाता है कि उस समय गांव के कुछ लोगों ने जीवन भर रेलगाड़ी तक नहीं देखी थी। कई लोगों ने कभी किसी बड़े शहर की यात्रा नहीं की थी। दुनिया में क्या हो रहा है इसकी खबर बहुत कम लोगों को होती थी। लेकिन शायद इसी कारण
लोगों को अपने आसपास की दुनिया को देखने का समय मिलता था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव जाग उठता। पक्षियों का कलरव दिन का पहला संगीत होता। किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल पड़ते। महिलाएं कुओं पर इकट्ठा होती। बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते और जीवन अपनी सहज गति से बहता रहता। फिर जैसे ही सूरज पश्चिम की ओर झुकता, पूरा गांव धीरे धीरे मौन में उतरने लगता। न रेडियो की आवाज, न मोटरों का शोर, न बाजारों की चहल पहल, केवल हवा की सरसराहट, रात के पक्षियों की आवाज और ऊपर फैला हुआ तारों का अथाह आकाश। आज की दुनिया में जहां शोर हर दिशा से हमारा पीछा करता है, वहां ऐसा मौन लगभग असंभव सा लगता है। लेकिन राजा का बचपन इसी मौन के बीच बीत रहा था। वर्षों बाद ओशो ने अपने बचपन को याद करते हुए कहा कि उनका गांव आधुनिक दुनिया की सुविधाओं से लगभग अछूता था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। कुचवाड़ा केवल एक गांव नहीं था, वह अपने आप में एक संसार था। एक ऐसा संसार जहां किसी को जल्दी नहीं थी, जहां समय घड़ी की सुइयों से नहीं, सूरज के उगने और ढलने से चलता था। और इसी संसार में 11 दिसंबर 1931 को एक बालक ने जन्म लिया। घर में सब उसे एक ही नाम से पुकारते थे, राजा। उस बालक का जन्म कुचवाड़ा में एक जैन परिवार में हुआ। उनके पिता बाबूलाल जैन थे और माता सरस्वती देवी। परिवार बड़ा था, स्नेहपूर्ण था, और समय के साथ उसमें कई नए सदस्य जुड़ने वाले थे। वे परिवार की पहली संतान थे, घर का पहला बच्चा, सबके प्रिय, सबकी आशाओं का केंद्र। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। उनका जन्म अपने नाना नानी के घर हुआ था, और जीवन के शुरुआती वर्ष उन्होंने उन्हीं की छत्र छाया में बिताए। उस समय यह एक सामान्य पारिवारिक व्यवस्था थी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि बचपन की यही परिस्थितियां आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की दिशा तय करने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कुचवाड़ा में उनके जीवन के शुरुआती वर्षों को आकार देने वाले दो ऐसे लोग थे जो उन्हें केवल प्रेम ही नहीं देने वाले थे, वे उन्हें स्वतंत्रता देने वाले थे, विश्वास देने वाले थे, और सबसे बढ़कर उन्हें अपने ढंग से बढ़ने की जगह देने वाले थे। एक थे उनके नाना और दूसरी थी उनकी नानी। वर्षों बाद ओशो अपने बचपन को याद करते हुए बार बार इन दोनों का उल्लेख करते थे, क्योंकि उनके अनुसार जीवन के सबसे अनमोल वर्षों में इन्हीं दो लोगों ने उन्हें ऐसा वातावरण दिया जिसमें उनका व्यक्तित्व सहज रूप से विकसित हो सका। राजा अभी बहुत छोटे थे, लेकिन उनका असली बचपन अब शुरू होने वाला था। कुचवाड़ा में धीरे धीरे वही घर उनकी पूरी दुनिया बन गया। वहीं उनकी सुबहें थीं, वहीं उनकी शामें थीं, वहीं उनके खेल थे, वहीं उनकी जिज्ञासाएं थीं, और उस संसार के केंद्र में थी उनकी नानी। वर्षों बाद जब ओशो अपने बचपन को याद करते थे तो उनकी स्मृतियां बार बार अपनी नानी के पास लौट जाती थीं। ऐसा नहीं था कि वे केवल उनसे प्रेम करते थे, उनके भीतर नानी के प्रति गहरा सम्मान भी था। ओशो ने एक बार कहा था, मैंने अपने पूरे जीवन में अपनी नानी से अधिक सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। लेकिन यह केवल बाहरी सुंदरता की बात नहीं थी, यह उस व्यक्तित्व की सुंदरता भी थी जिसने एक बच्चे को खुलकर जीने की जगह दी। ओशो के अनुसार उनकी नानी भारतीय, कंबोडी और यूनानी अधिक दिखाई देती थीं। उनका कद लंबा था, व्यक्तित्व प्रभावशाली था, और उनके भीतर एक स्वाभाविक आत्मविश्वास था। वे उन लोगों में से नहीं थीं जो परिस्थितियों के सामने आसानी से झुक जाते हैं। उनके भीतर एक सहज निर्भीकता थी, लेकिन शायद उनकी सबसे अनोखी बात उनकी सुंदरता नहीं थी, उनका आत्मविश्वास भी नहीं। उनकी सबसे अनोखी बात थी उनका खुलापन, उनकी सहजता और जीवन को स्वीकार करने का उनका ढंग। उनकी नानी का जन्म
खजुराहो में हुआ था। खजुराहो एक ऐसी भूमि जहां जीवन को छिपाया नहीं गया, जहां प्रेम, सौंदर्य और मानवीय अनुभवों को खुले रूप में स्वीकार किया गया। यह कहना कठिन है कि उस भूमि का उनके व्यक्तित्व पर कितना प्रभाव पड़ा था, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उनके भीतर भी जीवन के प्रति एक दुर्लभ स्वीकृति थी, एक सहज खुलापन था, एक ऐसा साहस था जो सामाजिक बंधनों से आसानी से भयभीत नहीं होता था। ओशो एक प्रसंग सुनाते हैं कि युवावस्था में उनकी नानी को एक राज परिवार की ओर से विवाह का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। बाद में उनका विवाह उस व्यक्ति से हुआ जिसे हम आगे चलकर राजा के नाना के रूप में जानेंगे। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह दो भिन्न लेकिन एक दूसरे को पूरा करने वाले व्यक्तित्वों का मिलन था। एक ओर सरल, उदार और सहज स्वभाव के नाना, और दूसरी ओर आत्मविश्वासी, निर्भीक और स्वतंत्र विचारों वाली नानी। दोनों अलग थे, लेकिन दोनों के बीच गहरा प्रेम था, गहरा सम्मान था, और शायद यही कारण था कि उनका घर केवल एक घर नहीं था। वह एक ऐसा वातावरण था जहां किसी को स्वयं होने की अनुमति थी। रात को जब राजा अपनी नानी के साथ सोता तो अक्सर एक रोचक दृश्य देखने को मिलता। अधिकांश नानियां बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, लेकिन यहां सब कुछ थोड़ा अलग था। कई बार नानी स्वयं कहती, राजा आज मुझे कोई कहानी सुनाओ। फिर छोटा राजा दिन भर की घटनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपने अनुभवों को कहानी का रूप देकर सुनाने लगता। नानी ध्यान से सुनती, बीच बीच में मुस्कुराती, कभी कोई छोटा सा प्रश्न पूछती और उसे अपनी बात पूरी तरह कहने देती। उन रातों में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही थी, कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा था, लेकिन एक बच्चा स्वयं को व्यक्त करना सीख रहा था, और एक दादी उसे पूरे ध्यान से सुन रही थी। राजा अभी बहुत छोटे थे, उन्हें शायद उसका महत्व समझ में नहीं आता होगा, लेकिन उनके भीतर कुछ बहुत मूल्यवान विकसित हो रहा था। स्वाभाविकता, आत्मविश्वास और स्वयं होने का साहस। वर्षों बाद ओशो ने स्वीकार किया कि उनकी नानी का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने उन्हें केवल प्रेम नहीं दिया था, उन्होंने उन्हें स्वतंत्रता दी थी। और शायद किसी बच्चे को दिया जाने वाला सबसे बड़ा उपहार यही होता है। उन्होंने उनके पंख नहीं काटे, उन्हें अपने आकाश की खोज स्वयं करने दी। लेकिन नानी का प्रभाव केवल इतना ही नहीं था कि उन्होंने राजा को स्वतंत्रता दी, उन्होंने उसके भीतर उठने वाले प्रश्नों को भी कभी दबाया नहीं। और शायद यहीं से शुरू हुई उसकी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा, प्रश्नों की यात्रा। अधिकांश बच्चे उत्तरों के बीच बड़े होते हैं, लेकिन राजा प्रश्नों के बीच बड़ा हो रहा था, और इस अंतर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वह बचपन से ही असामान्य प्रश्न पूछता था, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर बड़े बड़े लोग भी सहजता से नहीं दे पाते। मौत क्या होती है? भगवान कहाँ रहते हैं? लोग मंदिर क्यों जाते हैं? और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह केवल उत्तर सुनकर संतुष्ट नहीं हो जाता था। वह समझना चाहता था, जानना चाहता था, स्वयं अनुभव करना चाहता था। आज यह बात सामान्य लग सकती है, लेकिन उस समय यह असाधारण थी। वह ऐसा दौर था जब बच्चों से प्रश्न कम और आज्ञाकारिता अधिक अपेक्षित की जाती थी। बड़ों की बातों को सही माना जाता था, परंपराओं को चुनौती नहीं दी जाती थी, और धर्म, समाज तथा परिवार से जुड़े अनेक विश्वासों को बिना पूछे स्वीकार कर लिया जाता था। लेकिन राजा का संसार थोड़ा अलग था। यहां जिज्ञासा को रोका नहीं जाता था, यहां प्रश्नों से डर नहीं था। यदि वह कुछ पूछता तो हर बार उसे तैयार उत्तर नहीं मिलते थे। उसे स्वयं सोचने की जगह दी जाती थी, उसे अपने निष्कर्ष तक पहुंचने की स्वतंत्रता दी जाती थी। शायद यही कारण था कि उसके भीतर का खोजी मन दिन प्रतिदिन और अधिक जागृत होता गया। ओशो एक घटना का उल्लेख करते हैं जो उस घर के वातावरण को समझने में हमारी सहायता करती है। एक दिन जनगणना का एक अधिकारी उनके घर पहुंचा।
वह परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज कर रहा था। उसने नाना से पूछा, आपका धर्म क्या है? नाना ने उत्तर दिया, मैं जैन हूं। अधिकारी ने अगला प्रश्न पूछा, और आपकी पत्नी का धर्म क्या है? नाना मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्म उनका निजी विषय है, ये बात आप उनसे पूछिए। अधिकारी कुछ क्षणों के लिए चुप रह गया। यह घटना सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन उस समय के सामाजिक वातावरण में यह उत्तर असाधारण था। उस समय अधिकांश परिवारों में अंतिम निर्णय प्रायः पति का ही माना जाता था, लेकिन यहां व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता थी, और यही वातावरण छोटे राजा के चारों ओर भी था। उसे आदेश कम मिलते थे, अवसर अधिक मिलते थे, उसे उत्तर कम दिए जाते थे, अनुभव करने की छूट अधिक दी जाती थी। धीरे धीरे वह दूसरों की बातों को आंख मूंद कर मानने की बजाय स्वयं समझना सीख रहा था। वह केवल उत्तर नहीं खोज रहा था, वह प्रश्न करना सीख रहा था। वह केवल विश्वास नहीं करना चाहता था, वह जानना चाहता था। धीरे धीरे राजा दूसरों की बातों को केवल मानना नहीं, उन्हें परखना सीख रहा था, और शायद यही उसकी सबसे अलग विशेषता थी। वह उत्तरों से संतुष्ट होने वाला बच्चा नहीं था, वह प्रश्नों के साथ जीना सीख रहा था। नाना, जो कभी ना नहीं कहते थे। यदि नानी ने राजा को स्वतंत्रता दी, तो नाना ने उसे निस्सीम स्नेह दिया। ऐसा स्नेह जिसमें अधिकार नहीं था, ऐसी निकटता जिसमें अपेक्षाएं नहीं थीं, और ऐसा अपनापन जो बिना किसी शर्त के बहता था। यदि नानी उसके व्यक्तित्व की नींव थी, तो नाना उसके बचपन की धड़कन थे। वर्षों बाद भी जब ओशो अपने बचपन को याद करते थे, तो नाना की स्मृतियां उनके भीतर एक विशेष कोमलता के साथ लौटती थीं, मानो वे किसी व्यक्ति को नहीं, अपने जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक को याद कर रहे हों। नाना जैन धर्म को मानते थे, लेकिन उनकी धार्मिकता पुस्तकों से नहीं, उनके जीवन से दिखाई देती थी। उनके पास खेती थी, व्यापार था, घोड़े थे, और गांव के हिसाब से उनका परिवार संपन्न माना जाता था। उस समय कुचवाड़ा में अधिकांश घर मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन नाना का घर गांव के गिने चुने पक्के मकानों में से एक था। चौड़ा आंगन, खुले बरामदे और सदैव खुला रहने वाला मुख्य द्वार उसे दूर से ही अलग पहचान देते थे। लेकिन उस घर की असली पहचान उसकी दीवारें नहीं थीं, उसकी पहचान था उसका खुला दरवाजा। दिन भर वहां लोगों का आना जाना लगा रहता। कोई सलाह लेने आता, कोई सहायता मांगने, कोई उधार लेने, कोई अपना दुख सुनाने, और कोई केवल मिलने। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में उनकी एक विशेष पहचान बन गई थी। लोग जानते थे कि यदि वे किसी वास्तविक आवश्यकता के साथ उनके पास जाएंगे, तो वे यथासंभव सहायता अवश्य करेंगे। बाद के वर्षों में ओशो को अक्सर लगता था कि देने की कला का पहला पाठ उन्होंने अपने नाना से ही सीखा था। उन्होंने अपने नाना को किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटते नहीं देखा। कोई सहायता मांगने आता तो वे अपनी क्षमता भर सहायता करते। कोई जरूरतमंद आता तो उसे निराश नहीं लौटाते। वे मदद करते थे, लेकिन बिना शोर किए, बिना उपदेश दिए, बिना एहसान जताए, बस सहज रूप से। राजा यह सब देख रहा था, शायद समझ नहीं रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ चुपचाप दर्ज होता जा रहा था। और कई बार बच्चे शब्दों से नहीं, वातावरण से सीखते हैं। एक और बात थी जिसने उसे गहराई से प्रभावित किया। गांव में जब भी कोई शिकायत लेकर नाना के पास आता, तो उसका विषय अक्सर एक ही होता था, राजा। कोई कहता, आज आपके नाती ने यह कर दिया। कोई कहता, आज उसने वह कर दिया। और कोई सीधे शिकायत लेकर गद्दी पर पहुंच जाता। नाना धैर्य से सब सुनते, बिना टोके, बिना नाराज हुए। फिर मुस्कुराकर पूछते, कितना नुकसान हुआ है? सामने वाला राशि बता देता। नाना जेब से पैसे निकालते और कहते, ये लीजिए, नुकसान की भरपाई हो जाएगी। फिर कुछ क्षण रुक कर कहते, लेकिन बच्चे को मैं सजा नहीं दूंगा। यह सुनकर लोग अक्सर हैरान रह जाते, क्योंकि उस समय
बच्चों को अनुशासन से नियंत्रित करना सामान्य बात थी, लेकिन नाना का विश्वास कुछ और था। उन्हें भरोसा था कि जीवन स्वयं सबसे बड़ा शिक्षक है। राजा को हर बात अनुभव से सीखने दी जानी चाहिए, उसे डराकर नहीं, उसे दबाकर नहीं, बल्कि उसे समझने का अवसर देकर। शायद इसी कारण राजा को उनके पास एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होती थी। उसे पता था कि यदि पूरी दुनिया उसके विरुद्ध खड़ी हो जाए तो भी नाना उसका पक्ष सुनेंगे, उसे समझेंगे और उस पर भरोसा करेंगे। वर्षों बाद जब ओशो अपने बचपन की ओर मुड़कर देखते थे तो उन्हें स्पष्ट दिखाई देता था कि उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उन्हें 2 अनमोल उपहार मिले थे, नानी से स्वतंत्रता और नाना से प्रेम। यही 2 आधारशिलाएं थीं जिन पर उनके व्यक्तित्व की इमारत धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। शायद यही कारण था कि आगे चलकर वे ऐसे व्यक्ति बने जिसने दुनिया को भय नहीं बल्कि प्रेम और जागरूकता का मार्ग दिखाया। जिस घर में राजा बड़ा हो रहा था वहां केवल प्रेम और स्वतंत्रता ही नहीं थी, वहां जीवन अपनी पूरी व्यापकता के साथ उपस्थित था। खुले खेत थे, अनजानी पगडंडियां थीं, तालाब थे, घोड़े थे और हर दिन एक नया रहस्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शायद इसी कारण उसका बचपन किसी साधारण ग्रामीण बालक के बचपन जैसा नहीं था। नाना के घर में एक व्यक्ति और था, भूरा। लोग भले ही उसे घर का नौकर कहते हों, लेकिन घर के लोगों के लिए वह परिवार का ही सदस्य था और राजा के लिए वह किसी रक्षक, किसी मित्र और किसी बड़े भाई जैसा था। भूरा का व्यक्तित्व भी अपने आप में अनोखा था। मजबूत कद काठी, सरल स्वभाव, कम बोलने वाला, लेकिन भीतर से बेहद स्नेही। वह राजा को केवल संभालता नहीं था, वह उसके हर छोटे बड़े साहसिक अभियान का मौन सहभागी था। जब राजा खेतों की ओर निकलता, भूरा साथ होता। जब वह तालाब की ओर जाता, भूरा आसपास दिखाई देता। और जब उसके भीतर की खोज उसे किसी नई दिशा में ले जाती तो भूरा अक्सर बिना कुछ कहे उसके पीछे चल पड़ता। वर्षों बाद ओशो ने भूरा को याद करते हुए कहा कि वह उन लोगों में से था जिनके भीतर कोई बनावट नहीं थी। वह सीधा था, सरल था, स्वाभाविक था और शायद इसी कारण दोनों के बीच एक विशेष प्रकार का अपनापन था। लेकिन यदि भूरा उसके दिनों का साथी था तो घोड़े उसकी उड़ानों के साथी थे। सुबह सुबह अस्तबल से आती घोड़ों की हिनहिनाहट, उनकी चमकती देह और खुले मैदानों की ओर जाती पगडंडियां राजा को किसी चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती थी। उसे घोड़ों से विशेष प्रेम था। वह घंटों अस्तबल में खड़ा रह सकता था, घोड़ों को देखता रहता, उन्हें सहलाता, उनसे बातें करता और अवसर मिलते ही उनकी पीठ पर सवार होकर निकल पड़ता। कभी खेतों की ओर, कभी जंगल की ओर, कभी उन पगडंडियों पर जहां जाने का कोई निश्चित कारण नहीं होता था। घोड़ों की पीठ पर बैठते ही उसे लगता मानो दुनिया अचानक और बड़ी हो गई हो। उसे केवल जाना होता था, देखना होता था, खोजना होता था। बचपन से ही उसके भीतर दुनिया को जानने की एक गहरी प्यास थी और हर दिन वह कुछ नया देखना, समझना और सीखना चाहता था। लेकिन यदि घोड़े उसे धरती पर स्वतंत्रता का अनुभव कराते थे तो पानी उसे एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता था। कुचवाड़ा का तालाब उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। वह घंटों पानी में रहता। तैरना उसे केवल एक खेल नहीं लगता था, मानो पानी से उसका कोई पुराना संबंध हो। वर्षों बाद ओशो ने कहा कि वे कभी कभी इतने लंबे समय तक पानी में रहते कि घर वालों की चिंता बढ़ जाती। नाना स्वाभाविक रूप से चिंतित रहते। उन्हें डर था कि यह लड़का किसी दिन किसी मुसीबत में न पड़ जाए। लेकिन समस्या यह थी कि राजा को बांधना लगभग असंभव था। यदि उसे किसी दिशा में जाना होता तो वह चला जाता, यदि उसे कुछ जानना होता तो वह जानकर ही लौटता। तालाब में एक छोटी सी डोंगी भी थी, पेड़ के तने को खोखला करके बनाई गई। एक साधारण नाव
लेकिन उसके भीतर बैठना आसान नहीं था। थोड़ा सा संतुलन बिगड़ते ही वह पलट सकती थी। दूसरे लोग उससे बचते थे, लेकिन राजा नहीं। उसे वही पसंद था जो चुनौतीपूर्ण हो, वही जो थोड़ा जोखिम भरा हो, वही जो उसे कुछ नया सिखा सके। कुचवाड़ा उसके लिए केवल रहने की जगह नहीं था, वह एक जीवित विद्यालय था, जहां पाठ्य पुस्तकें नहीं थीं, लेकिन अनुभव थे, जहां शिक्षक नहीं थे, लेकिन जीवन था, जहां नियम कम थे, लेकिन खोज की संभावनाएं अनंत थीं। और इन सब के बीच उसकी जिज्ञासा दिन प्रतिदिन और गहरी होती जा रही थी। प्रेम ने उसे निर्भय बनाया था, स्वतंत्रता ने उसे खुला बनाया था, और अनुभवों ने उसके भीतर चल रही खोज को और गहरा कर दिया था। उसे अभी पता नहीं था कि बहुत जल्द यही खोज उसे एक ऐसे अनुभव तक ले जाएगी जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा, और जो उसके भीतर कुछ और गहरा जगा देगा। राजा का बचपन जितना स्वतंत्र था, उतना ही घटनाओं से भरा हुआ भी था। कुचवाड़ा का छोटा सा गांव बाहर से भले शांत दिखाई देता हो, लेकिन उसके भीतर हर दिन कोई ना कोई कहानी जन्म लेती रहती थी। उन कहानियों में से एक ऐसी थी जिसे ओशो ने वर्षों बाद भी बड़े आनंद और हंसी के साथ याद किया। यह एक बरसाती रात की घटना है। आकाश घने बादलों से ढका हुआ था, लगातार वर्षा हो रही थी। छप्पर पर गिरती बारिश की बूंदें एक अजीब सा संगीत रच रही थीं। रात गहरी होती जा रही थी और घर के अधिकांश लोग विश्राम की तैयारी में थे। तभी अचानक घर में हलचल मच गई। किसी ने आकर बताया कि घर में एक चोर घुस आया है। आज के बड़े मकानों की तरह वह कोई विशाल हवेली नहीं थी। घर साधारण था और छिपने की जगहें भी अधिक नहीं थीं। फिर भी वह व्यक्ति किसी तरह घर के एक कोने में रखी चीनी की बोरियों के पीछे जाकर छिप गया। अब घर में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। सबको पता था कि चोर घर के भीतर ही है, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि आगे क्या किया जाए। इसी बीच नाना भी जाग गए और यहीं से कहानी रोचक हो जाती है। ओशो बाद में हंसते हुए कहा करते थे कि उनके नाना अत्यंत उदार व्यक्ति थे, लेकिन वीर योद्धा नहीं थे। उनके बारे में एक और बात प्रसिद्ध थी, उन्हें पान खाने का बहुत शौक था। दिन का शायद ही कोई समय ऐसा होता जब उनके मुंह में पान ना हो। उस रात भी उनके हाथ में पान था। वे चोर के सामने सीधे जाने का साहस तो नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला। वे पान चबाते और फिर उसी दिशा में थूक देते जहां चोर छिपा हुआ था। कुछ देर बाद फिर वही, फिर एक बार और फिर बार बार। छोटा राजा ये पूरा दृश्य देख रहा था। उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो अपनी नानी के पास गया और बोला, यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? वो आदमी चोर है तो क्या हुआ? या तो उसका सामना करो या उसे जाने दो, लेकिन इस तरह उस पर बार बार थूकना ठीक नहीं है। नानी ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर पूछा, तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं जाकर उसे थप्पड़ मारूंगा और बाहर निकाल दूंगा। वह अभी एक छोटा सा बालक ही था, लेकिन भय उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं था। नानी हंस पड़ी, फिर बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। हो सकता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए। कल्पना कीजिए वह दृश्य, एक छोटा सा बालक, उसकी लंबी, मजबूत और निडर नानी, और घर के कोने में छिपा हुआ एक चोर। दोनों धीरे धीरे चीनी की बोरियों की ओर बढ़ने लगे। राजा आगे था, नानी उसके पीछे, लेकिन जैसे ही वे उस कोने तक पहुंचे, राजा अचानक ठिठक गया। उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वहां कोई अनजान चोर नहीं छिपा था। वहां बैठा था उसका अपना शिक्षक, वही व्यक्ति जो कभी कभी उसे पढ़ाने घर आता था, वही व्यक्ति जो गांव के मंदिर का पुजारी भी था।
कुछ क्षणों के लिए मानो समय ठहर गया। फिर राजा ने उसे पहचान लिया और पहचानते ही उसके भीतर का आक्रोश और बढ़ गया। अगर तुम केवल चोर होते तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुम मुझे ईमानदारी और सत्य का पाठ पढ़ाते हो और रात को चोरी करने आते हो। ओशो बाद में बताते हैं कि उन्होंने उसे एक जोरदार थप्पड़ भी मारा। फिर कहा, भाग जाओ, जितनी जल्दी भाग सकते हो भाग जाओ, क्योंकि अगर मेरी नानी ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। अब तक घर के बाकी लोग भी वहां आ चुके थे। बेचारा शिक्षक शर्म से सिर झुकाए खड़ा था, लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, मेरे कपड़ों का क्या होगा? सब लोग उसकी ओर देखने लगे। राजा ने पूछा, कपड़ों का क्या मतलब? उसने उत्तर दिया, तुम्हारे नाना ने मुझ पर इतना पान थूका है कि मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। कुछ क्षणों का मौन छा गया। फिर नानी जोर से हंस पड़ी। उन्होंने कहा, कल आ जाना, मैं तुम्हें नए कपड़े दे दूंगी। लेकिन वह व्यक्ति अगले दिन नहीं आया। शायद शर्म के कारण, शायद डर के कारण, शायद दोनों कारणों से। लेकिन नानी भी साधारण स्त्री नहीं थी। कुछ दिनों बाद वे स्वयं उसके घर पहुंची। उनके साथ राजा भी था और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया। वे उसके लिए नए कपड़े लेकर गईं। उन्होंने उससे कहा, हाँ, मेरे पति ने तुम्हारे कपड़े खराब कर दिए थे, ये ठीक नहीं हुआ, ये कपड़े रख लो। जिस व्यक्ति ने उनके घर में चोरी की थी उसी के लिए वे नए कपड़े लेकर गई थी। यही उनकी नानी थी, निर्भीक, करुणामयी और असाधारण। और शायद इसी कारण उनके व्यक्तित्व की छाप राजा के मन पर इतनी गहरी पड़ती चली गई। वह केवल उनकी बातें नहीं सीख रहा था, वह उन्हें जीते हुए देख रहा था। उस रात एक ही घटना में उसने 3 बातें देखी: नाना की मानवीय कमजोरी, नानी का साहस और करुणा, और यह पहली झलक कि मनुष्य हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाई देता है। ये तीनों बातें उसके भीतर कहीं गहराई से दर्ज हो गईं। लेकिन जीवन अभी उसे एक और बड़ा पाठ पढ़ाने वाला था। ऐसा पाठ जिसके सामने साहस भी छोटा पड़ जाता है, उदारता भी, बुद्धिमत्ता भी। यह पाठ था मृत्यु का, और यह पाठ उसे मिलने वाला था उस व्यक्ति के माध्यम से जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता था, उसके नाना। बचपन का एक विशेष गुण होता है, उसमें समय बहुत धीमी गति से चलता हुआ प्रतीत होता है। दिन लंबे लगते हैं, मौसम अनंत लगते हैं, और जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं कि वे एक दिन हमारे बीच नहीं होंगे। राजा की दुनिया भी कुछ ऐसी ही थी। कुचवाड़ा का शांत गांव, नानी का असीम स्नेह, नाना का प्रेम, भूरा का साथ, घोड़े, तालाब, खेत और खुला आकाश। ऐसा लगता था मानो यह संसार हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। लेकिन जीवन का अपना ही तरीका होता है। वह हमें सबसे गहरे सत्य अक्सर तब सिखाता है जब हम उनके लिए तैयार नहीं होते। राजा के जीवन में भी ऐसा ही एक दिन आया। वह दिन जब उनके प्रिय नाना गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। शुरुआत में किसी को स्थिति की गंभीरता का अनुमान नहीं था। गांवों में लोग छोटी मोटी बीमारियों के साथ जीना जानते थे। दवाएं कम थीं, सुविधाएं कम थीं, लेकिन धैर्य बहुत था। लोग प्रतीक्षा करते थे, उम्मीद करते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन इस बार बात कुछ और थी। दिन बीतते गए और नाना की स्थिति बिगड़ती गई। घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले सहज हंसी सुनाई देती थी, वहां अब चिंता दिखाई देने लगी। जहां पहले खुलकर बातें होती थीं, वहां अब धीमी आवाजों में सलाह मशविरा होने लगा। राजा यह सब देख रहा था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। जिस व्यक्ति को उसने हमेशा मजबूत देखा था, वह अचानक इतना कमजोर क्यों दिखाई दे रहा था। आखिरकार परिवार ने निर्णय लिया
कि नाना को गाडरवारा ले जाना होगा, जहां बेहतर चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सकती थी। उस समय यह कोई छोटी यात्रा नहीं थी। एक बैलगाड़ी तैयार की गई। नाना को सावधानी से उसमें लिटाया गया। नाना का सिर राजा की गोद में था। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कच्चे रास्ते, लंबा सफर, और उस सफर के बीच एक छोटा सा बालक अपने प्रिय नाना को देख रहा था। लेकिन वह केवल उन्हें देख नहीं रहा था, वह कुछ ऐसा देख रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे उसके नाना की शक्तियां साथ छोड़ रही थीं। सबसे पहले उनकी वाणी चली गई। वे कुछ कहना चाहते थे, राजा यह महसूस कर सकता था, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पा रहे थे। फिर ऐसा लगा मानो सुनने की शक्ति भी क्षीण होने लगी हो। कुछ समय बाद उनकी आंखें भी बंद हो गईं और धीरे धीरे वे अचेत होने लगे। राजा यह सब देख रहा था, बहुत ध्यान से। वह समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में क्या हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि अपने नाना से हट नहीं रही थी। यह उसके जीवन में मृत्यु का पहला साक्षात्कार था, किसी कहानी के रूप में नहीं, किसी धार्मिक विचार के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आंखों के सामने घटती हुई एक वास्तविक घटना के रूप में। ओशो ने वर्षों बाद इस घटना को याद करते हुए कहा कि लगभग 24 घंटे तक उनके नाना का सिर उनकी गोद में रखा रहा। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, एक छोटा सा बालक और उसकी गोद में उस व्यक्ति का सिर, जिसने उसे प्रेम दिया था, जिसने उसे स्वीकार किया था, जिसने उसे स्वतंत्रता दी थी, जिसने उसकी जिज्ञासाओं को महत्व दिया था, जिसने उसे कभी छोटा समझकर टाला नहीं था। बैलगाड़ी आगे बढ़ती रही, रास्ते बदलते रहे, आकाश के रंग बदलते रहे, लेकिन राजा वहीं बैठा रहा, नाना का सिर अपनी गोद में लिए। शायद अभी भी उसे विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा, कि यह यात्रा पूरी होगी, कि नाना फिर मुस्कुराएंगे, कि सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जीवन की अपनी योजनाएं होती हैं। और फिर एक ऐसा क्षण आया जब बैलगाड़ी तो चलती रही, लेकिन नाना की यात्रा समाप्त हो चुकी थी। बहुत शांत, इतना शांत कि मानो समय स्वयं रुक गया हो। नाना की सांसें थम चुकी थीं, वे जा चुके थे। मृत्यु पहली बार राजा के सामने खड़ी थी, न किसी कहानी में, न किसी धार्मिक पुस्तक में, न किसी प्रवचन में, बल्कि उसकी अपनी गोद में, अपने स्पर्श में, अपने अनुभव में। उस दिन मृत्यु उसके लिए कोई विचार नहीं रही, वह एक वास्तविकता बन गई, एक अनुभव, एक रहस्य जिसे वह समझना चाहता था। लेकिन उस दिन जब पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था, वो एक और व्यक्ति था जो असाधारण साहस का परिचय दे रहा था, उनकी नानी। जिस स्त्री ने उन्हें स्वतंत्रता दी थी, जिस स्त्री ने उनके जीवन का संसार रचा था, उसने भी उसी दिन अपना जीवन साथी खो दिया था। लेकिन फिर भी वह टूटी नहीं, कम से कम बाहर से नहीं। वर्षों बाद ओशो ने कहा कि उन्होंने अपनी नानी को उस समय रोते हुए नहीं देखा। शायद आंसू भीतर थे, बहुत भीतर, लेकिन उस समय उनका प्रेम अपने दुख से भी बड़ा था। वे जानती थीं कि इस बालक की दुनिया अभी अभी बदल गई है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसके लिए स्थिर बना रहे। उस दिन नानी ने वही भूमिका निभाई, लेकिन राजा के भीतर कुछ बदल चुका था। पहली बार उसने देखा था कि जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वह भी एक दिन चला जा सकता है। इस प्रथम यात्रा में हमने एक बालक को देखा, एक ऐसा बालक जिसे प्रेम मिला, स्वतंत्रता मिली, विश्वास मिला और प्रश्न पूछने की छूट मिली। हमने देखा कि कैसे एक नानी ने उसके पंख नहीं काटे, कैसे एक नाना ने उसे बिना शर्त प्रेम दिया, कैसे पहली बार मृत्यु की आहट उसके जीवन में सुनाई दी और कैसे उसके भीतर एक ऐसा प्रश्न जन्मा जो जीवन भर उसका साथ देने वाला था। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। कुचवाड़ा अभी उसके संसार का केंद्र है। बहुत जल्द यह संसार बड़ा होने वाला है। नए चेहरे सामने आएंगे, नई घटनाएं उसके जीवन को आकार देंगी और सत्य की खोज उसे उन दिशाओं में ले जाएगी जिनकी कल्पना
उस समय कोई नहीं कर सकता था। उस यात्रा की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।